and TI plasmids. Okay, so and we have also covered YACs in previous lecture. So we will be seeing about we will be reading now what is called as bacteriophage vectors. Okay, so everyone knows about bacteriophage. क्या होता है bacteriophage? जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, जो फाज बैक्टीरिया को अटैक करता है, या जो फाज बैक्टीरिया सेंट्रिक है, मतलब बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ना कि यीस्ट को या दूसरे यूकैरियोट्स को अटैक करेगा. ठीक है. सो तो इधर जो फाजेस होते हैं वो आपने सुना रहेगा, कोई T2 फाज, T4 फाज, मतलब T1 फाजेस, T ऑट फाजेस भी होते हैं. ओके, लैम्डा फाज, ये तो सब आपने सुने हैं, इसके बारे में पढ़ा भी है. ठीक है. देयर आर ऑल्सो अदर वायरसेस विच अटैक डीएनए. ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल के ऊपर इट में बी अ डीएनए वायरस और इट में बी आरएनए वायरस, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही वायरस अटैक करता है, अभी ये एकदम क्लियर नहीं है, ये वायरसेस दिखाया हुआ है. ओके. एंड जब भी वायरस अटैक करता है फाज को, सॉरी बैक्टीरिया को, ओके, इट्स होस्ट. जस्ट अ सेकेंड. तो होस्ट को अटैक करता है एंड वी हैव सीन लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस, राइट. लाइफ साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट. सो एक मिनट, एक मिनट. ओके, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा. एंड उसमें कैसा होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट इज अटैचमेंट, फिर देन पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग, एंड बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, रेप्लिकेशन रहता है, प्रोटीन प्रोडक्शन रहता है, एंड देन फिर एक बार असेंबली, मैच्योरेशन, असेंबली, रिलीज हो जाता है. ठीक है. असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज हो जाता है. ठीक है. तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेनी फाजेस जनरेट होते हैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन फाजेस कि वो लिटिक साइकिल फॉलो करेगा या लाइसोजेनी साइकिल फॉलो करेगा. जैसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट फाज हैज एन हैज ऑप्शन. ठीक है. ओके. सो ओके, एंड एक बार अगर लिटिक साइकिल फॉलो उसने कर दिया, तो फिर इट विल प्रोड्यूस प्रोजेनीफाजेस एंड इट विल बी रिलीज्ड. ठीक है. वो बैक्टीरिया से निकल जाएगा, होस्ट से निकल जाएगा, एंड इट विल रीइन्फेक्ट अदर एडजॉइनिंग फाजेस, सॉरी, बैक्टीरिया, होस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी. ओके. The ability of transferring viral DNA from phage capsid specific bacterial cell gives insight to the scientists to exploit bacteriophage and design them as cloning vector. तो क्लोनिंग, एज अ क्लोनिंग वेक्टर के लिए बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हम लोगों ने देखे, राइट. जैसे हम लोगों ने ये देखा, प्लाज्मिड देखा, फिर आई थिंक कॉस्मिड में देखा है, बट एकदम डीप में नहीं गए. बट हम लोगों ने ये देखा कि जो प्लाज्मिड की कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो लेस, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एज अ प्रोसेस है, इट इज़ अ जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है प्लाज्मिड में, इट इज़ वेरी लो. ठीक है. लाइक 25 to 50% चांसेस रहता है. बट अगर मैं बैक्टीरियोफाज यूज़ करूँगा, बैक्टीरियोफाजेस यूज़ करूँगा, तो मेरी जो मेरा एफिशिएंसी कितना बढ़ जाएगा. अच्छा, मैं अगर आपको होस्ट सेल दूँ और उसमें वायरसेस डाल के दूँ, तो व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी कि सारे होस्ट मारे जाएंगे. इट वुड बी लाइक 99 to 100%, राइट. अगर मैं होस्ट दूंगा और उसका वायरसेस दूंगा, तो ऑब्वियसली वायरसेस सबको, सारे होस्ट सेल्स को मार देगा, राइट. तो इसमें क्या है, जो एफिशिएंसी है डिपेंड्स ऑन वायरस, एंड ऑब्वियसली ऑपरेटर के ऊपर रहता है, मतलब जो हैंडल कर रहा है. तो 95 to 100% एफिशिएंसी रहती है. ठीक है. ओके. जब भी हम लोग वायरस एज अ वेक्टर की बात करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी इज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन टू आपका जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था प्लाज्मा यूजिंग प्लाज्मिड, उसकी एफिशिएंसी डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर 25 to 50% रहता है. एंड क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मारा जाता है. ठीक है. सो कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट है या ये एफिशिएंट है. ऑब्वियसली वायरसेस आर मच मोर एफिशिएंट. ठीक है.
अभी अगर हम लोग बैक्टीरियोफाजेस ही खाली मतलब उस पर फोकस करें तो बहुत सारे लैम्डा फाजेस आते हैं, T2 T4 फाजेस आते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वायरस एज अ होल। ठीक है, जो एनिमल वायरसेस में एनिमल सेल्स में जो इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उसमें हम लोग लेंटी वायरस, लेंटी विरिडे, ओके, रेट्रोविरिडे, लेंटी वायरस के लेंटी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। तो ये अभी क्या जो लेंटी वायरस है, इसके अंदर ही HIV और सब आता है, एंड इसका ही हम लोग वेक्टर से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ओके। सो ये करीबन करीबन 99 टू 95 टू 90 100% एफिशिएंसी से इन्फेक्ट करता है अपने होस्ट को, एंड आपको यू विल बी श्योर कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट वायरस है दैट विल इन्फेक्ट योर टारगेट सेल, एंड द टारगेट सेल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब यह रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता। ओके, सो होपफुली आई एम क्लियर कि जो एफिशिएंसी ऑफ वायरस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मिड्स। ठीक है, होपफुली आई एम क्लियर विद दैट। ओके, यस, ओके। सो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इधर जो फैज लैम्डा आता है, इट इज़ फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। ठीक है, एज इट कैन बी यूज एज अ फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। अगर सिंगल स्टैंडर्ड तुम्हारा DNA है तो यू कैन यूज M13 वायरस। ठीक है, अच्छा, ये M13 M का फुल फॉर्म है म्यूटेटर। ठीक है, म्यूटेटर मतलब म्यूटेशन कॉज करना है। क्या कैसे म्यूटेशन? इंसर्शन म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, या एडिशन म्यूटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि इंसर्ट हो जाता है। ओके, होस्ट में इंसर्ट हो जाता है। ओके, सो ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। ओके, M13। ठीक है, तो ये हम लोग ने फाज लैम्डा के बारे में ज़्यादातर पढ़ा है, बट फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें जो फाज वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ लार्ज DNA फ्रैगमेंट, एंड देयरफॉर जीन बैंक और जीनोम लाइब्रेरी कैन बी कंस्ट्रक्टेड। So we will come later. What is gene library, genomic library? तो basically library होता क्या? Library is nothing but collection of all books, collection of books। वैसे अगर मैं बोलूँ जीनोमिक लाइब्रेरी, क्या जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब ऑल जीन्स और ऑल जो जीनोम में सारे के सारे DNA इज रिप्रेजेंटेड इन अ जीनोमिक लाइब्रेरी। सिंपल। तो जीनोमिक लाइब्रेरी है क्या? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल DNA ऑफ विद इन द ऑर्गेनिज्म। जैसे इकोलाई है, अगर मैं बोलूँ कि ये जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ इकोलाई है, तो मुझे अगर उसमें लैक ऑपरॉन के बारे में सर्च करना है तो आई विल गेट इट, क्योंकि उसमें सारे के सारे DNA वो लाइब्रेरी में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, या जीन बैंक है, मतलब जीन बैंक मतलब जो ऑब्वियसली जब भी हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट ऑफ DNA वुड बी नॉन फंक्शनल ऑल्सो, और जीन या कुछ और भी फंक्शन कर सकता है। हाँ, उसमें जीन बैंक इज नथिंग बट जो फंक्शनल जीन है या जो नॉन फंक्शनल जीन भी हो सकते हैं, बट जीन बैंक इज दैट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ प्रोटीन, तो वो जीन बैंक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये अल्टरनेटिव है बैक्टीरियल प्लाज्मिड का एंड रिलेटेड कॉस्मेट्स का भी। द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन रेप्लिकेशन ऑफ फाज इन इकोलाई आर शोन। तो हम लोग को पता है कि कैसे इन्फेक्ट करता है वायरस। ठीक है, एंड रेप्लिकेट कैसे करता है, तो ये सबको पता। ठीक है, ओके। सो इसमें जो इसकी अगर मैं बताऊं, इसमें 50 जीन्स है फाज लैम्डा फाज के बाद में, एंड उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? कैरिंग कैपेसिटी इज 48 किलो बेस पे। ठीक है, विच इज हायर देन प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। ओके, इसमें से जो हाफ 50% ऑफ जीन्स है इसेंशियल है। ओके, एंड तो बाकी जो नॉन इसेंशियल जीन्स है उसको निकाल सकते हैं। ओके, ऑन अटैचमेंट विद टेल इकोलाई इंजेक्ट्स इट्स, ये तो सबको पता है कि कैसे इन्फेक्ट करता है, और ये जो कॉस साइट्स होते हैं
जो ये 12 बेस पे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सबको पता है, ये लीनियर फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड रहता है जो ओके सो ओके सो ये तुम्हारा ये ऐसे रहता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में रहता है, ये फुल्ली हेड फुल पैकिंग के उससे आता है, ठीक है। एंड्स टू एंड्स जॉइंट नहीं है, बट जैसे वो एंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर होता है, तो सर्कुलराइज हो जाता है। कैसे सर्कुलराइज होता है, इधर जो एंड में क्या रहता है, देयर आर कॉस साइट्स, ठीक है, कोहेसिव साइट्स, और ये क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इट इट बिकम्स अ सर्कुलराइज्ड या कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में इधर पता है कि वो जो 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जो कॉस साइट है, कॉस का फुल फॉर्म है कोहेसिव साइट, ठीक है, ये एंड में रहता है, और ये एक काफी की फीचर है लैम्डा वायरस का, ठीक है। तो ये देखो, अगर इधर तुम देख पा रहे हो, कॉस साइट है, ठीक है, जुड़ गया। फिर ये ऑब्वियसली रेप्लिकेट करता है बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, और इसके काफी सारे प्रोजेनी फाजेस जनरेट होते हैं, ओके। एंड ये अपना बहुत सारे प्रोटीन्स भी बनाता है, जिसकी वजह से इतने सारे 5 हेड एंड टेल्स बनते हैं, ठीक है। या ये भी कर सकता है, ये लाइसोजेनिक फॉर्म में भी आ जाएगा, और ये इंसर्ट हो जाएगा इनटू क्या बोलते हैं, इनटू होस्ट जीनोम, ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने एक्चुअली देखा हुआ है, ओके। सो अभी जो फॉरेन डीएनए जो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, स्टेबली इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि 48 किलो बेस पेयर का जो है ये क्या बोलते हैं, इसका टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें इसेंशियली उसको इन्फेक्ट करने के लिए भी चाहिए एंड रेप्लिकेट करने के लिए भी चाहिए। तो 48 में से जो हम लोग फॉरेन डीएनए, मतलब उसमें से कुछ जो नॉन इसेंशियल जीन्स है उसको उड़ाना पड़ेगा, और इसमें जो मैक्सिमम अपर लिमिट है जो हम लोग फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं, इट इज 23 किलो बेस पे, ठीक है। ये एक्चुअली कॉस्मिट से आई थिंक थोड़ा कम है, बट थिंग इज की जो एफिशिएंसी इट इज हाई, ठीक है। तो ये 23 किलो बेस पे आप फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हो, ओके। अभी यही बताया कि इट विल फॉर्म इट कैन फॉर्म लिटिक साइकिल और लाइसोजेनी साइकिल, ठीक है, लोरेंग सर्कल मैकेनिज्म से रेप्लिकेट करता है, ये तो सबको पता है। लॉन्ग कॉन कैटोमर्स बनाता है, और जिसको फिर काटा जाता है इनटू सिंपलर ये नॉर्मल डीएनए, ठीक है। तो कॉन कैटोमर्स क्या होता है, आपका जो डीएनए है, आपका जो जैसे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, ये डीएनए जनरेट हो रहा है, लॉन्ग डीएनए जनरेट हो रहा है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। तो इधर ये आपका एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, चौथा, पांचवा, ठीक है। सो ये जो डीएनए है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकैटोमर्स, ओके, कॉनकैटोमर्स। सही बोला मैंने, एक बार रुक जाओ, कॉनकैटोमेरिक डीएनए बोला है, हाँ, कॉन कैट कैटीमरिक, ओके, कॉन कैटीमरिक, कैटोमरिक होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर इसके बाद फिर ये कट होता है, ठीक है, ओके। एंड ये हेडफुल मैकेनिज्म से ये जो फाज है उसको भरता है, ओके। नेक्स्ट थिंग, किधर गए हम लोग, ओके। तो ये तुमको पता है, एंड उसमें क्या अटैचमेंट साइट्स रहते हैं, क्रो जीन्स रहता है, लैम्डा जीन्स, लैम्डा रिप्रेसर रहता है, ये आई थिंक तुमको पता ही है, ठीक है। और लैम्डा फाज में 50 जीन्स और 50 जीन्स रहते हैं, उसमें से 50 आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड प्लाक फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग को फॉरेन डीएनए गया है कि नहीं, एंड जो डीएनए है वो प्लाक में दिख रहा है कि नहीं, उसको हम लोग को प्लाक फॉर्मेशन भी चाहिए ना, राइट, क्योंकि वो सेल्स को इन्फेक्ट करना भी चाहिए, एंड बहुत सारे, अभी इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक ही फाज से आपको मल्टीपल कॉपीज जनरेट करके मिल रहा है, या मल्टीपल कॉपीज ये नहीं बोल सकता मैं, इसको बोल सकता हूँ 10⁶ टू 10⁹ कॉपीज मिल सकते हैं, ठीक है, एक छोटे से प्लाक में,
ठीक है, अभी सोचो मैंने पूरा का पूरा उसको प्लेट खाने के लिए दे दिया, तो इट वुड बी इन बिलियंस, बिलियंस। ठीक है, बिलियंस आराम से बन सकते हैं प्लान, मतलब बिलियन कॉपीज मिल गए मेरे को। ठीक है, एक एक वन गो में। बट थिंग इज की लॉन्ग डीएनए में नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी ऑफ शॉर्ट डीएनए। ओके। ओके। जस्ट सेकेंड। यस। सो इसमें क्या बताया कि 50% ही नेसेसरी है फॉर ग्रोथ एंड प्लाक फॉर्मेशन, एंड जो बाकी के जो जीन्स है उसको रिप्लेस किया जा सकता है बट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ओके, सो उसमें आराम से प्रोपोगेट किया जा सकता है। ओके, सो इसमें जो क्या है कि आपका जो फाज है उसमें उसका अगर डीएनए देखोगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक है। और अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी वो सेम रेस्ट्रिक्शन साइट है तो फिर वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओके, अगर मुझे जो एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट मिलती है जो डीएनए के आजू बाजू में, ठीक है, एंड इफ दैट रेस्ट्रिक्शन साइट इज बिटवीन हेयर एंड आई वांट दैट दिस रेस्ट्रिक्शन साइट बी टू बी इन विद इन द मार्कर रीजन। ठीक है, तो मुझे जो फाज का डीएनए उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन साइट फ्रॉम हेयर। ओके, एंड आई हैव टू इंसर्ट अ रेस्ट्रिक्शन साइट इन अनदर प्लेस। ठीक है, तो वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है। अभी अ, जो प्लाक्स है आपको दिखेंगे, प्लाक्स दैट कुड हैव वेरियस काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजी, जैसे टर्बिड प्लाक हो सकता है या क्लियर प्लाक भी हो सकता है, या क्लियर प्लाक विद डिफाइंड मार्जिन, या टर्बिड प्लाक विद डिफाइंड मार्जिन। ठीक है, या अनडिफाइंड मार्जिन भी हो सकता है। अनडिफाइंड मार्जिन एंड डिफाइंड मार्जिन आपको आई थिंक आईजेनेटिक्स के एक बुक में पिक्चर में दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी क्लियर है। ओके, सो इसमें से जो हम्म, आप क्या कर सकते हो, जो फाज लैम्डा में करीबन 20 to 25 किलो बेस पेयर का आप फॉरेन डीएनए डाल सकते हो, बट कॉस्मेड में आप उससे ज़्यादा बड़ा डीएनए डाल सकते हो। ठीक है, कॉस्मेड इज नथिंग बट प्लाज्मेट कंटेनिंग कॉसाइट्स, एकदम सिंपल में प्लाज्मेट कंटेनिंग कॉसाइट्स आर नथिंग बट कॉस्मेट्स। और उसका जो पैकेजिंग रहता है वो वायरस के अंदर होता है, क्योंकि वो कॉसाइट्स रहते हैं, तो जो उसका पैकेजिंग रहता है वो वायरस के अंदर होता है। ठीक है, एंड वायरस के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है टू अनदर वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग इधर डिटेल में नहीं जा रहे कि कैसे इंसर्शन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि उसमें C1 C2 C3 और लैम्डा रिप्रेसर और ये वो सब आ जाएगा, तो आपको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये टर्बिड एंड क्लियर प्लाक के बारे में बताया। ठीक है, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को कैसे करना है, नॉन एसेंशियल चीज़ें हटा दी हैं, एसेंशियल चीज़ें डाल दी हैं, और उसमें आपको कॉस्ट साइड्स उसमें फॉरेन डीएनए में अटैच कर सकते हैं। ओके, चलो आगे। नहीं, ये भी, हाँ ये भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। ओके, जो आपके ऊपर से जाने वाला है और एग्ज़ाम में मैं नहीं डालूंगा तो फिर उसको स्किप किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज M13। M13 के लिए भी आप देखो, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक है। ओके, इसमें ये RF डीएनए बनता है, और ये RF डीएनए के थ्रू ये करता है, मतलब ये पॉजिटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक है, ऑब्वियसली जब प्रोपोगेट करना है तो उसको डबल स्ट्रैंड होना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये नॉर्मल थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट होता है इनिशियली, एंड दैट देन इट स्विचेस टू रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ठीक है। ओके,
सो आर एफ इज नथिंग बट अ रेप्लिकेटिव फॉर्म, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आर एफ मतलब रेप्लिकेटिव फॉर्म में, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, लाइफ साइकिल में थोड़े टाइम के लिए रेप्लिकेटिव फॉर्म एज इन इंस्टेड ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इट विल बिकम डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड देन इससे ये थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेट करेगा, एंड देन जब आपको जो फाज है वो प्रोजेनीज है वो हायर लेवल में बनाना है, देन इट विल स्विच टू रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओके। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो वायरस है इट इट बेसिकली गोज आउट विदाउट बस्टिंग होस्ट, तो होस्ट को लैग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टाइप का बडिंग प्रोसेस है। ठीक है, बडिंग प्रोसेस से निकल रहा है, तो इट विल नॉट किल द होस्ट बट इट विल एक्चुअली होस्ट का पूरा मशीनरी खुद ही यूटिलाइज करेगा और होस्ट के डीएनए को आई थिंक तोड़ भी देगा शायद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो इसमें भी हम लोग फॉरेन डीएनए इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड M13 जो वायरस है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें अपना खुद का जो, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो इट विल एक्ट एज अ प्लाज्मिड टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो इसमें हम लोग MCS डाल सकते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स डाल सकते हैं, लैक्जेड मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर बहुत सारे वेक्टर्स भी है, P1 फाज वेक्टर भी है, बट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, एंड इट विल बी मोर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थिंग। ओके, चलो आ जाते हैं कॉस्मेट्स में। एंड कॉस्मेट्स में क्या है, ये इसकी पास जो प्रॉपर्टीज है ऑफ डीएनए एंड मतलब जो आपका बेसिकली प्लाज्मिड का प्रॉपर्टीज है उसमें इन्हीं जो ओराई है वो भी इसका है, क्या बोलते हैं आपका, इकोलाई का कॉली है, कोलिसिन। ओके, एंड इसमें आपका इसमें ऐड किया है कोहेसिव एंड्स या कोहेसिव साइट्स ऐड किया है, मतलब कॉस साइट्स ऐड किए एट द एंड, तो ये क्या हो जाता है, सर्कुलराइज हो जाता है अच्छे से, एंड इसकी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो पैकेजिंग है इसका इट इज़ इन इन्फेक्शियस पार्टिकल और फाज फाज के अंदर एम्प्टी फाज वेक्टर के अंदर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरिया एज अ मतलब ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ओके। सो अगर कॉस्मेट को देखा जाए तो कॉस्मेट इज नथिंग बट कॉस साइड प्लस प्लाज्मा। ठीक है, और जो कॉस साइड डिराइव किया गया इट इज फ्रॉम 5 लैम्डा। ओके, सो समझ में आ रहा है, ऊपर से जरा बता दो मुझे, अभी तक कुछ अब तक सब समझा कि ऊपर से गया? ओके, ठीक। ओके, नेक्स्ट है अभी कॉस्मेट लैक जीन्स इनकोडिंग वायरल प्रोटीन। तो इसके पास कॉस्मेट क्योंकि प्लाज्मिड है ना, मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, उसमें कॉस साइट है बस, तो ये वायरल प्रोटीन्स नहीं बनाता। ठीक है, और वायरल पार्टिकल्स भी नहीं बनाता। ओके, सो इसमें है क्या, ओराई है, मार्कर जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, एंड स्पेशल क्लीवेज साइट है, MCS है, और ये थोड़ा स्मॉल साइज में है। ठीक है, एम्प्टी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो कॉस्मेट्स है ये इनका लेंथ है 5 किलो बेस पेयर, और इनका अपर लिमिट ऊपर तक भी, कितना है मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेटली 45 किलो बेस पेयर तक अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, 45 किलो बेस पेयर, और जो हम लोगों ने लैम्डा फास्ट देखा था उसका क्या था, 25, मतलब 20 किलो बेस पेयर एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये ज़्यादा लार्ज है। ओके, लैम्डा फास्ट लैम्डा से, ठीक है, और यह प्लाज्मिड वेक्टर से। ओके, सो अगर हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर देखेंगे एंड 5 लैम्डा देखेंगे तो दोनों की कैरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअली कम है, बट क्योंकि इसको इंजीनियर किया गया ये कॉस्मेट को, इसमें 5 लैम्डा का कॉस साइट है और प्लाज्मिड का बाकी का मटेरियल है, सो इट हैज़ मच मोर कैरिंग कैपेसिटी देन इट्स
एंसेस्टर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी पैकेज इनटू बैक्टीरियोफाज पार्टिकल। तो ये एम्प्टी जो हेड रहते हैं उसमें उसको पैकेज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, और इसमें क्या बोला, अपॉन ट्रांसफेक्शन, ओके, the recombinant DNA cyclizes through cos sites and then replicate as a plasmid and expresses the drug resistance marker, ओके। सो इसमें ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही इन्फेक्शन मतलब अगर कॉस्मेट, एक मिनट है मैं इधर आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड, ओके। सो जैसे ये कॉस्मेट जनरेट हुआ, ठीक है, कॉस्मेट जनरेट हुआ, ओके। अंदर क्या है, देर इज नो वायरस पार्टिकल, बट ये एक टाइप का वायरस, इसका खाली प्रोटीन वायरस है, बाकी सारा जो डीएनए वो प्लाज्मिड ही है, मतलब बेसिकली कॉस्मेट। जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये सर्कुलराइज हो जाता है और ये एक टाइप का प्लाज्मिड जैसे बिहेव करता है ना। तो इट बिहेव्स एज लाइक अ प्लाज्मिड व्हेन इट गेट्स इंजेक्टेड इनटू होस्ट, ठीक है। और ये है ही क्या, मॉडिफाइड प्लाज्मिड ही तो, ठीक है। और देन फिर इट में बी यूज फॉर एक्सप्रेशन, मतलब ये प्रोटीन बनाने के काम आ सकता है। तो हम लोगों ने जितने पहले ये देखे, प्लाज्मिड देखा या फाजमिड देखा या अभी बैक और ये याक देखे, ये खाली डीएनए को कैरी कर सकता है, ठीक है। कॉस्मिड्स में एडवांटेज क्या हो गया कि इसको हम लोग इसमें एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन वेक्टर मतलब इसमें से हम लोग प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन के लिए इसमें डीएनए के साथ हमारा उसमें प्रोमोटर और टर्मिनेशन रीजन्स ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ओके, सो इसमें आप जो ये प्लाज्मिड है, सॉरी कॉस्मिड है, इट कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट प्लाज्मिड। तो अगर आप इधर देख पा रहे हो, एक मिनट, ओके। सो इसमें देखो, अगर कॉस साइट से, रेस्ट्रिक्शन साइट से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ओराई है, ठीक है। उसको फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा आपको, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है से कट होने के बाद दोनों भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट इज गेट्स इंसर्टेड इनटू आपका कॉस्मेट, ठीक है। अभी देखो ये लीनियर फॉर्म में है ना कि सर्कुलराइज फॉर्म में, तो इसको पैक किया जाता है, ठीक है। और इसको वायरस के थ्रू ट्रांसड्यूस हो रहा है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये ट्रांसडक्शन का मोड ऑफ मेथड से ट्रांसडक्शन मोड यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, दूसरे जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होने में, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, एक बार ट्रांसफर हो गया तो आपने आपको एक तो क्लियर आपको टर्बिड प्लाक्स मिल सकता है या क्लियर प्लाक मिल सकता है, ओके। तो उनके इसके ऊपर है, प्रॉपर्टीज के ऊपर है वायरस के। अगर इंसर्ट हुआ तो कुछ मिलेगा, और अगर इंसर्ट नहीं हुआ, फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप मिलेगा, ठीक। समझ में आया कि ऊपर से क्या कॉस्मेट। ओके, सो नेक्स्ट है फाजमेट, ओके। ओके, एक मिनट, तो फाजमेट्स क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें M13 बैक्टीरियोफाजेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओके। समटाइम जनरेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। जब भी डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो अभी जो मोड ऑफ सीक्वेंसिंग है उसको, एक तो केमिकल मेथड होता है, मैक्सिमम गिलबर्ट होता है, ठीक है। फिर आता है सैंगर्स
डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड आता है, उसमें भी अभी मैंने जो किया है, इट इज़ मॉडिफाइड डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आता है आपका ये क्या बोलते हैं, आपका सेकेंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आता है। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में। एंड अभी अभी एज इन करंट जनरेशन में देर इज थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि एन जी एस रहे या ये है क्या बोलते हैं, ये आपका एकदम बहुत स्पीड में आपका क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर सकता है। ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हो सके इन 10 to 20 ईयर्स, हो सके कि आपका जो पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस आपका सेकेंड्स में या मिनट्स में हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो जो फार्मेट्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका कुछ कुछ कहीं कहीं जगह आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए इंस्टेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उधर आ जाता है, किधर चाहिए रहता है मेन, आपका डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूटिलाइज करना है आपको, और आपका साइट डायरेक्टेड मेटाजेनेसिस में भी आपको क्या बोलते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, ताकि इसमें क्या होता है साइट डायरेक्टेड मेटाजेनेसिस में, कि आप एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ही म्यूटेशंस मतलब कॉज कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर साइट में यू आर चेंजिंग दैट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन बी चेंज्ड into another nucleotide. ठीक है, it is called as site directed mutagenesis and this requires only single standard DNA. ठीक है, just a second. Okay, नेक्स्ट है, अच्छा होता क्या है इसमें, प्रॉपर्टीज के, the bacteriophage F1 is closely related to M13। ठीक है, एक्चुअली M13 ये एक टाइप का वायरस है, म्यूटेटर वायरस है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, विच ऑल्सो इफेक्ट ई कोलाई। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज जो F1 है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है M13 से, और ये इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को। Phagmids are plasmid that contain origin of replication for single stranded DNA containing bacteriophage such as F1। तो फाजमिड्स में क्या है, ओराई आपका ई कोलाई का नहीं है, ओराई आपका बैक्टीरियोफाज का है। ठीक है, F1 बैक्टीरियोफाज का। ओके, E. coli maintains a plasmid as double stranded DNA due to plasmid ori gene। ठीक है, तो E. coli जब प्लाज्मिड मेंटेन करता है वो डिपेंड करता है ओराई जीन पे। तो अभी ये क्या F1 जीन का प्लाज्मिड ओराई है, तो उस हिसाब से मेंटेन करेगा। इफ E. coli cells are infected by helper F1 phage, the ori of F1 phage is activated। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमने म्यूटेट M13 जीन से इन्फेक्ट भी किया, ठीक है, फाजमिड से इफेक्ट भी किया, तो आपको F1 वायरस अलग से डालना पड़ेगा, ये हेल्पर वायरस है। ठीक है, तो व्हाट इज हेल्पर वायरस। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक वायरस के नाम पढ़ा है, हम लोगों ने व्हाट इज लैम्डा डी बायो या लैम्डा डी गैल, सुना है ना हम लोगों ने। दिस इज अ डिफेक्टिव फाज। ठीक है, डिफेक्टिव फाज है, मतलब ये क्या होता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है, इंसर्ट भी हो जाएगा, बट ये क्या होगा, रेप्लिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसके कुछ जीन्स लॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो जब भी इसको इन्फेक्टिव बनना है, तो इसको दूसरे नॉर्मल फाज का मदद लेना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट अ हेल्पर फाज, और जिसके पास सारे के सारे जीन्स हो। ठीक है, ओके, तो सारे के सारे जीन्स होने चाहिए, और ये वायरस भी तो दोनों वायरस इन्फेक्ट करना चाहिए एक ही सेल को, एक नॉर्मल फाज और एक डिफेक्टिव फाज। ठीक है, तो ये फाज को इस हिसाब से बोला जाता है हेल्पर फाज। ठीक है, नॉर्मल वायरसेस को, जो नॉर्मल जिसके पास सारे नॉर्मल जीन्स है। ओके, सो इसमें क्या बोले,
एक बार F1 फाज हेल्पर फाज ने एक्टिवेट कर दिया तो ये क्या करता है, स्विच करता है टू अ मोड ऑफ ये एक मिनट। सो ये क्या करता है, इट स्विचेस टू अ मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज पैकेज्ड इनटू particle phage particles as they are extruded from host cell। तो जब भी वायरस को इन्फेक्टिव बनना है, उसके प्रोजेनी प्रोड्यूस करना है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसमें F1 फाज ऐड कर सकते हो होस्ट में। और होस्ट में अगर F1 फाज ने इन्फेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पर फाज का काम करेगा और बाकी जो 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 ये क्या बोलते हैं आपका फाजमेड है उसको हेल्प करेगा एंड इससे आपके बहुत सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जनरेट होंगे, मतलब प्रोजेनी डीएनए जनरेट होगा। तो ये क्या कर रहा है, जैसे इधर आगे हम लोग, तो ये क्या कर रहा है, इधर ये इसकी प्रोजेनिस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, ओके। तो ये इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब ये मैंने ये खाली नाम के लिए लैम्डा डी डिफेक्टिव खाली बताने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये M13 है, ठीक है, M13 कंटिन्यू P1 हो रहा है, ओके। तो ये एक्टिवेट कभी होगा जब कोई नॉर्मल वायरस P1 वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा और ये सारे जीन्स प्रोवाइड करेगा और तब ये आपका प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोजेनिस प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इसका एक एग्जांपल भी है फाजमेट का, इट इज अ पी ब्लू स्क्रिप्ट 2 KS पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। सो ये विच इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये हम लोग ब्लू प्लाज्मेट ब्लू स्क्रिप्ट 2, तो ब्लू स्क्रिप्ट से कुछ समझ में आ रहा है, इधर लैक्जेड जीन हो सकता है, ठीक है, ब्लू ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। जब भी ब्लू समझा प्लाज्मिड में ब्लू कुछ है तो मतलब इधर क्या हो गया, लैक्जेड जीन का प्रेजेंस है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ये ब्लू स्क्रिप्ट ये वायरस का फाजमेट है, सॉरी फाजमेट का ये बताए, मैप बताए। और इसमें देखो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और इधर आपका ये लैक जेड है, ठीक है, और ये लैक वाई है। इसमें भी मल्टीपल क्लोनिंग वेक्टर्स है, ओके। मेरी बात जल्दी आ रही है, कौन आ रहा है, प्राची, प्राची बहुत जल्दी है, ओके। ओके, सो इसमें आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, मतलब दो मार्कर हो गए, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एक लैक्जेड रेजिस्टेंस, लैक्जेड सॉरी लैक्जेड जीन, ठीक है। और इधर आपका F1 ओरिजिन ये भी है, ठीक है, F1 ओरिजिन का भी ओराई है, ओके। एंड इधर एक और ओराई दिख रहा है मेरे को, ये ई कोलाई का ओराई, ओके। तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाने वाले, इफ़ यू वांट यू कैन गो इनटू डिटेल और थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तो अकॉर्डिंग टू मी तो जो 5 स्टार क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे प्लाज्मिड के बेस्ड रहेंगे या आपका यैक एंड बैक के ऊपर बेस्ड रहेगा, ओके। एंड अगर 1 मार्क्स का आना है तो आपको डिफाइन फाजमेड हो सकता है, डिफाइन कॉस्मेट्स हो सकता है, ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर भी आ सकता है एंड आइडियल वेक्टर्स के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड स्टेप्स इन क्लोनिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। ये पढ़ के लो अच्छे से, ठीक है। फिर यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स भी आते हैं, तो हम लोगों ने ये आई थिंक ये आता है, ओके, यीस्ट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड ये आता है। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड है जो एपिसोम फॉर्म करता है, मतलब इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट क्रोमोसोम में।
और एक यीस्ट आई थिंक इकोलाई प्लाज्मिड भी है, ये एफपी है बेसिकली, जो कि आपका शटल वेक्टर का काम करता है। ओके, आगे चलते हैं। ये यैक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। शटल वेक्टर है क्या? बैक भी हमने पढ़ा है, तो बैक के लिए अगर आपको स्टडी करना है तो ये भी नोट्स यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें, बट उसमें एक अच्छा दिया, इसमें भी सिंपल लैंग्वेज में दिया। ठीक है, ओके। प्लांट वायरसेस एंड ओके, ये हम लोगों ने नहीं किया, जाने दो इसको। ओके, ये एक्चुअली इसका है, क्या बोलते हैं आपका, ये लेंटी वायरस फैमिली का है। ठीक है, ये जो गैग पॉल ENV बोला, ये लेंटी वायरस का, तो एकदम उसमें आ जाता। ओके, इधर हम लोग ये इसको स्किप कर रहे हैं, ये ट्रांसपोजोन एज अ वेक्टर हम लोग अभी तो नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी शटल वेक्टर पढ़ लेते हैं। तो ये लास्ट वेक्टर है। शटल वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज शटल? शटल कॉक आपको पता रहेगा। ओके, तो शटल कॉक क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, राइट। तो हम लोग एक्चुअली जिधर मैं पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, उसमें हम लोग बस को शटल बोलते हैं। ठीक है, तो बस क्या करता है, हमको एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मुझे मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुझे रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप तक छोड़ेगा, फिर वापस वो अपने ओरिजिनल इंस्टीट्यूट आएगा। ठीक है, तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, सो इट विल गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो इसको बोलते हैं शटल। ठीक है, तो अभी शटल वेक्टर्स क्या हो गए, ये ऐसे वेक्टर्स है जो आपके दोनों प्रोकैरियोट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, यूकैरियोट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, मैं इसको यीस्ट इकोलाई प्लाज्मिड भी बोलता हूँ, क्योंकि यीस्ट और इकोलाई दोनों में भी रहता है। ठीक है, तो ये यीस्ट एक्चुअली यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड है, बट आपको याद रखने के लिए आप इसको बोल सकते हो यीस्ट में भी ग्रो हो रहा है, इकोलाई में भी ग्रो हो रहा है, और ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ठीक है, तो ये यीस्ट और इकोलाई में शटल कर रहा है, समझ रहे? अभी इसका क्या है, ओके, द प्रोकैरियोटिक वेक्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट एंड वर्क इन यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। तो अब ये अगर आप इकोलाई का ओराई डालोगे, ओके, क्या बोलते हैं यूकैरियोट्स में, तो ऑब्वियसली वो प्लाज्मिड ग्रो नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक का ओराई डालोगे प्लाज्मिड में, तो प्रोकैरियोट इकोलाई में, सॉरी, यूकैरियोटिक का प्लाज्मिड ओराई डालोगे तो इकोलाई में ग्रो नहीं होना। इकोलाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी ग्रो होता है, 20 मिनट्स के अंदर डबलिंग टाइम है, और उसको अगर मैं न्यूट्रिएंट्स भी दूँ, और न्यूट्रिएंट्स भी इजीली अवेलेबल है, चीप है, जल्दी ग्रो हो जाता है फटाफट। ठीक है, एंड न्यूसेंस नहीं कॉज करता, बेसिक वो है। ओके, सो अभी दोनों में फ़र्क क्या है, हमेशा याद रखो, प्रोकैरियोटिक सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, इंट्रॉन्स नहीं रहते, बट यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स आर देयर। एंड अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में, तो यू विल फाइंड दैट there is post transcription modification and post translation modification also in eukaryotes। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आई थिंक तुम लोगों को नहीं पढ़ा है, उसमें ग्लाइकोसिलेशन आता है, फॉस्फोराइलेशन आता है, मतलब उसमें ये ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, इन गोल्गी एपैरेटस में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, इसके वजह से हम लोगों को ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जो दोनों में काम कर सके। दोनों में क्यों काम करेगा, जैसे हम लोगों ने यैक देखा था, तो यैक अगर मैंने क्या बोलते हैं, अगर यैक में फॉरेन DNA डाला, ठीक है, ओके, एंड मैं बोलूँ कि इसको इकोलाई में रेप्लिकेट करना है, एंड इकोलाई का जीनोम इतना है, ठीक है, तो ये रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ईस्ट का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। ओके, ईस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है। ओके, एंड अगर इसको इधर ये रेप्लिकेट करेगा, तो इसके 2 कॉपीज तक तो जनरेट हो सकते हैं आराम से।
3 मुश्किल है। ओके, तो ये आराम से रेप्लिकेट कर पाएगा यीस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट में रेप्लिकेट कर पाएगा आराम से, स्टेबल भी होगा एंड एक्सप्रेस। अगर हमें उसमें प्रोमोटर्स एंड टर्मिनेशन लगा दूँ, रीजन्स लगा दूँ, तो ये पूरी तरीके से यूकैरियोटिक सिस्टम में एक्सप्रेस भी कर सकता है, ठीक है। ओके, बट उसके ड्रॉबैक्स भी है, उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। ओके, सो इधर आ जाते हैं हम लोग वापस। Therefore, several vectors have been constructed which may exist both in prokaryotic and eukaryotic cells. Such vector possess two origins of replication, ori E and ori UEK. Sorry, EUK. Sorry. So इसमें क्या बोला, दोनों टाइप के ओरिजिन डालने, ओराई डालने पड़ेंगे। एक तो ओराई डालना पड़ेगा जो ई कोलाई का है रहेगा, ओके। एंड एक ओराई आपको यूकैरियोटिक सिस्टम का डालना पड़ेगा। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ARS डालना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर इट कैन शटल, इसको बोलते हैं शटल वेक्टर, ठीक है। दोनों ई कोलाई में भी ग्रो कर पाएगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सिस्टम में भी ग्रो कर पाएगा एंड यूकैरियोटिक सिस्टम में भी ग्रो कर पाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। तो ओराई ई किधर काम करेगा, इकोलाई में। ओराई यू किधर काम करेगा, यूकैरियोट्स में, जैसे यीस्ट हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी इकोलाई या प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ग्रो करना है तो आपको मार्कर उस हिसाब से चाहिए। मार्कर्स इधर क्या रहेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, उसमें लैक्जेड भी डाल सकते हो उसमें। और फिर अगर आप देखोगे एग्जांपल शटल वेक्टर का, ये है ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ये, ठीक है। और ये 2 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन्स का सर्कुलर प्लाज्मिड है, और इसमें 2 माइक्रोन का सॉरी विच कंटेन्स 2 माइक्रोन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आई थिंक गलत है इधर। तो इसमें 2 ओराइज होते हैं, ठीक है। ये में 2 ओराइज रहते हैं, तो 2 माइक्रोन नहीं होना चाहिए, 2 ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। अभी अगर इसको इसमें ईस्ट में ग्रो करना है तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर दूसरा है, LEU2 जीन है, ठीक है। ये ईस्ट में आराम से ग्रो हो सकता है ल्यूसिन प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक और चीज़ है, ऑब्वियसली ARS, जैसे मैंने बात किया ओराई है, ARS अगर यूकैरियोटिक सिस्टम है तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है ARS, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, और LEV नहीं होना चाहिए, LEU ल्यूसिन, ओके। और एक और रीजन होता है सेंट्रोमियर। ऑब्वियसली जब मैंने बात किया, जब ईस्ट में उसको रेप्लिकेट करना है तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, क्रोमोसोम के साइज का जितना रहेगा, तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो देयरफॉर इट विल रेप्लिकेट एज अ लाइक अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोमेरिक रीजन होना चाहिए, ओके। तो शटल वेक्टर्स का क्या बताया प्रॉपर्टीज, वेक्टर मस्ट रेप्लिकेट इन मेनी ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट्स, ठीक है। इसको हम लोग टू फैसिलिटेट आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन। वेक्टर मस्ट बी इजीली, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर छोटा होना चाहिए बट उसका साइज जो एकोमोडेट करे वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्लोन जीन्स को या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को मैं इजीली डिटरमाइन कर पाऊँ, ठीक है, या डिटेक्ट कर पाऊँ, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाऊँ, वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। यूजफुल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर मस्ट बी ऑब्टेन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ई कोलाई में भी ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे को एक ही वेक्टर मिल रहा है, तो उधर मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब मैं ई कोलाई में अनलोडेड वेक्टर या नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना नहीं है, ठीक है, ओके, तो उसको मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाऊँ तो मैं रिसर्च के लिए इजीली यूज़ कर सकता हूँ, और वो मेरे को थोड़ा सा चीप गिरेगा, मतलब एज एन इनएक्सपेंसिव गिरेगा। नहीं तो अगर ईच इक्वलाई विल प्रोड्यूस ओनली वन कॉपी ऑफ दिस वेक्टर, इट विल वो मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो वेक्टर में यूटिलाइज कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, यैक के जैसे अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब भी हम लोग प्लाज्मिड्स के बारे में बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स रहते हैं जो इसके वजह से जो होस्ट है दे कैन बिकम पैथोजेनिक इन नेचर, तो
पैथोजेनिक हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड नॉन स्ट्रेस इंड्यूसिंग, मतलब अगर मैं प्लाज्मिड्स को डालूँ होस्ट में, तो होस्ट में स्ट्रेस इंड्यूस नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, okay? ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर टर्म कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर। ओके, अभी एक्सप्रेशन वेक्टर से क्या पता चल रहा है, जब भी मैंने बताया व्हाट इज एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए जनरेट करना इज नथिंग बट एक्सप्रेशन, ठीक है। एमआरएनए ऑब्वियसली होस्ट उसको ट्रांसलेट कर देगा इनटू प्रोटीन। ओके, समझ में आया ये? पहले बता दो, शटल वेक्टर समझ में आया कि ऊपर से गया? ओके, किसी को रिपीट चाहिए? ओके, सो आगे चलते, लास्ट है अभी, लास्ट टॉपिक है अभी का, इट इज शटल वेक्टर। ओके, तो शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, सॉरी 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 शटल वेक्टर बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, मैं पर्टिकुलर जीन डाल रहा हूँ और उसका आपको प्रोटीन बना के चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर डाल रहा हूँ इसमें, एक पर्टिकुलर जीन डाल रहा हूँ और उसको मुझे प्रोटीन बना के चाहिए, मतलब यू वांट प्रोटीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इंसुलिन, ह्यूमंस बनाते हैं इंसुलिन, बट कोई कोई जगह डिजीज ह्यूमन है, राइट, जो जिनका बोलते हैं ना डायबिटिक है, डायबिटीज मेलाइटिस है, या डायबिटिक दूसरे वाले टाइप 1 एंड टाइप 2, तो एक पर्टिकुलर टाइप में आपका जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, इंसुलिन का जीन, आप ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाल के आप ये वेक्टर्स में डाल सकते हो और इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, बोलने के लिए सिंपल, बट होता नहीं है इतना सिंपल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये प्लाज्मिड का, कि आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अभी कोई भी प्रोटीन होने दो, इंसुलिन होने दो, ग्रोथ हार्मोन होने दो, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। आई थिंक टाइप 1 से लेके टाइप 9 या 10 तक रहता है, जो भी, ओके। और फिर बहुत सारी चीज़ें, आपका विटामिन्स, विटामिन ए, गोल्डन राइस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ये सारे ये सब जो भी है सब बना के दे सकते हैं। मल्टी विटामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, विटामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए फिर इंजाइम से इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके। सो ये बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे, ये टेक्निक से, एक्सप्रेशन वेक्टर से बहुत सारे प्रोटीन्स जनरेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ वापस, और इसमें क्या है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है, इसमें एडेड आपका प्रमोटर, ठीक है, और टर्मिनल रीजन्स रहता है, ठीक है, टर्मिनल रीजन्स रहता है। इसमें आपको आपका फॉरेन डीएनए डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, जो भी एक्सप्रेस करना है। तो ये जब ये आप इसको इक्वलाई में डाल दोगे, तो ये क्या करेगा, इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड, मतलब एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जनरेट हो, ठीक है। तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए फिर ये ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो आप उसको प्यूरिफाई आराम से कर सकते हो, राइट। सेल को फाड़ सकते हो या सेल से वो एक्सक्रीट हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोटीन का नेचर क्या है, ओके। ओके, सो इसमें जो मैं फॉरेन जीन डाल रहा हूँ उसमें, आप उसके उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंट्रॉन्स, ये याद रखो जब भी मैं ये जीन डाल रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं ये जीन डाल रहा हूँ, जो इधर दिख रहा है तुमको इधर, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर, जो अभी भी मैं ये जीन डाल रहा हूँ इधर, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंट्रॉन्स, ठीक है, इंट्रॉन नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारे एक्सॉन्स होने चाहिए, क्योंकि मैं इक्वलाई कैंडल डाल रहा हूँ ना, तो वो तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करने तो वाला नहीं है, राइट। तो इधर इधर प्रोमोटर रहेगा और इधर टर्मिनल रीजन्स रहेगा, एंड ये इधर जीन्स रहेंगे।
सो इंट्रॉन्स इट शुड बी इंट्रॉन फ्री। और फिर मैं भी तो इंट्रॉन फ्री के लिए क्या करना पड़ता है, मैं अगर यूकैरियोटिक सिस्टम लेता हूँ, इकोलाई नहीं सॉरी, ह्यूमन सेल लेता हूँ, और ह्यूमन सेल से मैं क्या करता हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होने के बाद, ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होने के बाद जो एमआरएनए बनता है फॉर इंसुलिन, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाते हैं, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। ये मैंने एक बार एमआरएनए आइसोलेट कर दिया तो मैं उसको सीडीएनए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये सीडीएनए को मैं यूटिलाइज करूंगा एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों सीडीएनए को यूटिलाइज करो, इट इज फ्री फ्रॉम एनी इंट्रॉन्स, ठीक है, इंट्रॉन्स नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये मैं एमआरएनए एंड उसका मैच्योर एमआरएनए बोल सकता हूँ, मैच्योर एमआरएनए को मैं सीडीएनए में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि प्रमोटर सीक्वेंसेस होने चाहिए, टर्मिनल सीक्वेंसेस होने चाहिए, और इनिशिएशन सीक्वेंसेस होना चाहिए जिधर भी आपको एमआरएनए जनरेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स को हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन जनरेट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी दे रहा है, पी सोमी, ठीक है, ये एक टाइप का आपका पी सोमी बोला है, ये प्रोडक्शन करता है सोमास्टैटिन को, ओके, सोमास्टैटिन को प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया गया है। ये प्लास एक्सप्रेशन वेक्टर है विच प्रोड्यूसेस सोमास्टैटिन, ओके, समझा कि ऊपर से क्या। थैंक यू।